नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एलिमेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम वन शॉट के माध्यम से 12वीं का रिविजन लगातार कर रहे हैं, है ना। लगातार हमारी वीडियो आ रही है जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर क्लियर कर लिया है 12वीं का। उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको इस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित आपको कई सारी वीडियो मिलेगी। हमने प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाकर आपके पास भेजा है ताकि हम विस्तार से अच्छे से, है ना, पूरा का पूरा कवर जो है वन शॉट के माध्यम से आपको दे सके। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा जेनेटिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा बेटा? जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो क्लास 10 के लिए भी क्या है बेटा, इंपोर्टेंट हो जाता है, और 12 के लिए इंपोर्टेंट है ही है। तो क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा होगा? जेनेटिक्स की बेसिक बातें पढ़ी होगी, जिसमें आपने जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक्स के आप ये कह सकते हो कि जेनेटिक्स के फादर के बारे में समझा होगा आपने, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के बारे में, उसकी जीवन कहानी के बारे में आपने समझी होगी। इसके अलावा जो है आपने और भी कई चीजें पढ़ी होगी, जिसमें आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे क्रॉसों के बारे में पढ़ा होगा। मेंडल ने कुछ नियम दिए हैं, प्रवाहिता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र फोन का नियम, इन नियमों के बारे में आपने समझा होगा। ठीक है, और इतना आपने 10th क्लास में पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम जो है आज की क्लास में हम यह तो सारा पढ़ने वाले हैं, 10th में जो है वो मैटर तो सारा पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा भी जेनेटिक्स आगे कहाँ तक चली गई है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आगे जाकर मेंडल के कुछ मतलब मेंडल के जो नियम है उनका खंडन भी किया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के कुछ अपवाद है, जैसे सहप्रवाहिता हो गया, अपूर्ण प्रवाहिता हो गया, बहुप्रवाहिता हो गया, बहुजीनी हो गया, ऐसे कई सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आनुवांशिक रोगों के बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक है उन टॉपिकों को पढ़ेंगे। उन टॉपिकों को हम यहाँ लिख देते हैं कि सबसे पहले क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये याद रखना। आनुवांशिकी का इतिहास क्या पढ़ेंगे बेटा? आनुवांशिक का इतिहास पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी क्लास 10 तक का सारा मैटर पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है आनुवांशिकी से संबंधित क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। पहले नियम लिख लेते हैं, आनुवांशिकी के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, या आप ये कह सकते हो संकरण के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा हमारा अपवाद के बारे में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे अपवाद है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा पॉइंट रहेगा आनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम समझेंगे। छठा पॉइंट रहेगा हमारा मेंडेलियन विकार। के बारे में हम समझेंगे। सातवां पॉइंट रहेगा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। नौवां पॉइंट रहेगा, 8वां पॉइंट रहेगा हमारा उत्परिवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे। वंशावली विश्लेषण। ठीक है, इतने टॉपिक हम क्या करने वाले हैं बेटा? कवर करने वाले हैं। किसके अंदर? आज हमारी आनुवांशिकी के। ठीक है, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले बेटा? इन सब टॉपिकों को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा जेनेटिक्स। हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बेटा वंशागति का सिद्धांत एवं विविधता। वंशागति का सिद्धांत एवं विविधता। वंशागति का सिद्धांत एवं विविधता के बारे में हम क्या करने वाले हैं बेटा, जानकारी प्राप्त करने वाले। ठीक है, हम इसमें बेटा जेनेटिक्स होता क्या है, पहला टॉपिक रहेगा हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक वास्तव में है क्या, समझना बेटा जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द जो है बेटा वो किसने दिया था, पहले तो ये बात याद रखना, जेनेटिक्स शब्द जो है वो दिया था बेटा बैटसन ने। किसने दिया था बेटा, बैटसन ने दिया था। याद रखना है आपको, जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने दिया, जबकि जेनेटिक्स के निर्माता कौन है, फादर कौन है बेटा, तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा, मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। शब्द देने वाले कौन है बेटा, बैटसन। इन्हें है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। याद रखना, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब जेनेटिक्स वास्तव में होती क्या है, जेनेटिक्स के अंदर है ना बेटा, जेनेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है। क्या है, एक ब्रांच है। जैसे बोटनी होती है, जूलॉजी होती है, भाई बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी दो भागों में बांटा गया ना। ठीक है, वैसे ही है ना बेटा कि जेनेटिक्स भी क्या है, एक शाखा, बायोलॉजी की क्या है बेटा, एक शाखा है। ठीक है, उसके अंदर मनुष्य के अंदर या कोई भी जीव के अंदर जो है बेटा इन तीन शब्दों के बारे में पता लगाया जाता है। जेनेटिक्स के अंदर क्या किया जाता है बेटा, तीन शब्दों के बारे में पता लगाया जाता है, या आप ये कह सकते हो विज्ञान की वो शाखा जिसमें इन तीन शब्दों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है बेटा, जेनेटिक्स कहलाती है। तीन शब्द कौन कौन से हैं, समझना बात को, वो तीन शब्द कौन कौन से। पहला शब्द है हेरेडिटी, हेरेडिटी। ठीक है, आनुवंशिकी, हेरेडिटी। दूसरा है जेनेटिक्स करेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। और तीसरा है बेटा विभिन्नता, वेरिएशन। क्या है बेटा, पहला हेरेडिटी हो गया, जेनेटिक्स करेक्टर हो गए और वेरिएशन। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण, विभिन्नता। ठीक है, यह है आनुवंशिक। इन तीन शब्दों का क्या किया जाता बेटा, अध्ययन किया जाता। सबसे पहले समझना बेटा आनुवंशिक लक्षण होते क्या। आनुवंशिक लक्षणों का मतलब यह होता है बेटा वो लक्षण जो हमें माता पिता से प्राप्त हुए, वो लक्षण क्या कहलाते हैं बेटा, आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, और आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, हेरेडिटी कहलाती है। यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उन लक्षण को तो हम क्या कहते हैं बेटा, आनुवंशिक लक्षण। और ये जो जा रहे हैं इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, हेरेडिटी कहते हैं। दोनों चीज क्लियर हो गई, नहीं हुई तो इधर आ जाओ। समझते हैं कि मान लीजिए ये दादा है तुम्हारे, ठीक है, ये दादी है, क्या है बेटा, ये दादा है। ठीक है, इन्होंने विवाह किया और क्या लाया बेटा, दादी ले आई। दादा ने दादी से विवाह किया तो इनसे एक प्रोडक्ट ने जन्म लिया। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है बेटा, पिताजी, हमारे पिताजी। ठीक है, क्या है, पिताजी। ठीक है, इनकी संतान हमारे लिए क्या हो गई बेटा, पिताजी हो गई। भाई ये हमारे दादाजी है तो ये पिताजी होंगे। ठीक है, तो दादा दादी लाए तो पिताजी ने भी कहा भी हम भी क्या लाएंगे बेटा, मम्मी लाएंगे। मम्मी नहीं लाएंगे मतलब वाइफ लाएंगे, हमारी मम्मी होगी। ठीक है, माता जी लाएंगे, क्या लाए बेटा, माता जी कहाँ से लाए वो तुम जानो। ठीक है, तो माता जी ले आए।
इनसे एक प्रोडक्ट ने जन्म लिया, वो हम थे। कौन थे बेटा? हम थे। तो यहाँ संतान ने जन्म लिया। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती। समझिए बात, ये प्रोसेस चलती। अब मान लीजिए दादा क्या थे बेटा? गोरे थे। गोरे दादा क्या थे बेटा? गोरे थे। और दादी क्या थी बेटा? काली थी। ये दादी तू काली है बेटा, दादी क्या हो गई? काली हो गई। लेकिन पिताजी क्या हुए बेटा? गोरे। पिताजी गोरे है तो मम्मी भी गोरी लाएंगे, हम क्यों मम्मी की बेइज्जती करें, है ना? मम्मी भी क्या लाए बेटा? गोरी लाए। मम्मी क्या हो गई बेटा? गोरी हो गई। कोई नहीं। और हम क्या हो गए बेटा? काले। क्या हो गए बेटा? काले। ओ, क्या हो गए बेटा? काले हो गए। तो देखना बेटा, ये दादा है, ये दादी है। दादा दादी ने से पिताजी ने जन्म लिया, पिताजी माताजी लेके आए और उनसे हमने जन्म लिया। समझिए बात को, ये इनकी वाइफ लेके आए और उनसे एक संतान ने जन्म लिया, वो हम थे। अब देखो बेटा, दादा के अंदर गुण कौन सा आया? सॉरी, पिता के अंदर गुण कौन सा है? दादा का। ठीक है। और माता जी हमारी गोरी थी। ठीक है, माता जी की पूरी पीढ़ियां क्या थी बेटा? गोरी थी। लेकिन हम क्या हो गए बेटा? काले हो गए। तो हमारे अंदर लक्षण आया कौन सा? हमारे अंदर कौन सा लक्षण आया बेटा? ये लक्षण आया। कौन सा लक्षण आया? काला लक्षण। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है, ये लक्षण जो जा रहे हैं, ये लक्षण तो क्या कहलाता है बेटा? आनुवांशिक लक्षण। और ये जाने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हम हेरेडिटी। ये जाने की प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? हेरेडिटी। क्या कहते हैं बेटा? हेरेडिटी कहते हैं। और इन लक्षणों को क्या कहते हैं बेटा? आनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं बेटा? आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है, विभिन्नता क्या होती? वो लक्षण जो आनुवांशिक नहीं होते, यानी हम बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं, वो सारे लक्षण क्या कहलाते हैं बेटा? विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पिताजी कुछ और है। ठीक है, या फिर आप कोई इंजीनियर बन गया, ठीक है, और मेरे पिताजी किसान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, यह जो लक्षण आपने अर्जित किया, डॉक्टर बनना, ठीक है, पहलवान बनना, ये सारे लक्षण क्या कहलाते हैं बेटा? विभिन्नता कहलाते हैं, वेरिएशन कहलाते हैं। ये सारे लक्षण क्या कहलाते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का जो प्रभाव है बेटा, याद रखना, वातावरण का पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना है, वातावरण का प्रभाव वेरिएशन पर बहुत पड़ता है। प्रभाव, वातावरण का प्रभाव जो है वेरिएशन पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है, ये आपको बात याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। ये सारी चीज हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, एक और याद रखना, हेरेडिटी शब्द जो है बेटा, हम हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। स्पेंसर, हेरेडिटी शब्द किसने दिया बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी आपको। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सबके, क्या क्या कहा मैंने। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? इसकी परिभाषा क्या बन जाती है बेटा? इसकी परिभाषा बन जाती है, जेनेटिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना और उनसे उत्पन्न विभिन्नताओं का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। तो इन 3 शब्दों से हम इसकी परिभाषा तैयार कर सकते हैं। क्या कहा? दोबारा सुनना, कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी हेरेडिटी, आनुवांशिकी। ठीक है, और इनसे उत्पन्न विभिन्नताओं का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। समझ गए? जेनेटिक्स समझ गए होंगे आप सारे के सारे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बेटा, जेनेटिक्स को समझने के लिए मेंडल के कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं मेंडल की शब्दावली। क्या कहते हैं बेटा? मेंडल की शब्दावली, यानी जेनेटिक्स को समझने के कुछ शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेंडल की शब्दावली, मेंडल की शब्दावली। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें पहला शब्द आपको याद रखना, क्या याद रखना है बेटा?
पहला शब्द आपको याद रखना है कारक। क्या याद रखोगे बेटा? कारक या फैक्टर। क्या याद रखोगे? कारक या फैक्टर। पहला शब्द है हमारा कारक या। कारक क्या होता है? मेंडल के अनुसार कारक बेटा है ना, ये वह होते हैं जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने वाले आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने वाले क्या कहलाते हैं बेटा? कारक कहलाते। भाई हमने कहा कि दादा से पिताजी के अंदर गोरा लक्षण आया, ठीक है, और दादी का हमारे अंदर आया, तो ये लक्षण जो आ रहे हैं किसके माध्यम से आ रहे हैं? कौन लेकर आ रहा है? यानी कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जिनसे जिनके माध्यम से लक्षण प्रवाहित हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कारक कहते हैं। मेंडल ने क्या कहा? उन्हें कारक। बाद में इसी कारक का नाम जो है जॉनसन ने जीन कर दिया था, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी याद रखना है बेटा, इसे कारक कहा जाता है। कारक क्या होते और क्या कहा इन्होंने? कारक हमेशा क्या होते हैं बेटा? जोड़ों में रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? ये जोड़ों में रहते हैं, जोड़ों में, यानी युग्म बनाकर रहते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? युग्म बनाकर रहते हैं। और एक कारक जो है, एक कारक, एक कारक एक ही लक्षण को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। लक्षण को नियंत्रित करता है। एक कारक क्या करता है? एक ही लक्षण को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। कारक हमेशा जोड़ों में रहते हैं। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। बाद में क्या हुआ बेटा कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है? जोहानसन। क्या नाम है? जोहानसन, ठीक है। जोहानसन ने इसी कारक का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया बेटा? जीन नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया बेटा? जीन नाम रख दिया, ठीक है। बाकी सारे सेम है, यानी ये अब जो कारक है वो किस में परिवर्तित हो गए? जीन में। यानी अब क्या बोलेंगे हम इन्हीं कारक को? जीन कहेंगे। यानी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जा रहा है? जीन ले जा रहा है। एक लक्षण को एक कारक जो है एक ही लक्षण को क्या लेकर जाता है? नियंत्रित करता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जीन एक ही लक्षण को लेके जाएगा। समझ गए? ये हमेशा जोड़ों में रहते। ये सारी बातें इसके लिए लागू होती है, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है? जीन रहते कहाँ? ये जीन पाए जाते हैं बेटा गुणसूत्रों पर। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। इसीलिए याद रखना है आपको, यह क्या है बेटा? गुणसूत्र की, गुणसूत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। नात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इकाई क्या है बेटा? इकाई है। गुणसूत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं, ठीक है। अब ये जीन जो होते हैं इसके दो युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो युग्म विकल्पी होते हैं। यानी जीन हमेशा जोड़ों में रहते हैं, ठीक है। तो दो विकल्पी हो गए इसके, ठीक है। तो इन्हीं विकल्पी को हम क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। एलील, या इसे ही कहा जाता है बेटा युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या कहा जाता बेटा? युग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। युग्म विकल्पी क्या है? जीने के जोड़ों को हम क्या कहते हैं बेटा? युग्म विकल्प। या सिंपल शब्दों में समझो तो जीन को प्रदर्शित करने का तरीका ही क्या कहलाता है बेटा? युग्म विकल्पी कहलाता है। जीनों को प्रदर्शित, जैसे हमने कहा कि लाल रंग आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा
कि जो लंबा लक्षण है लंबा, इसको किससे प्रदर्शित किया हमने? टीटी से किया। यानी ये जीन जो है वो किसको नियंत्रित कर रहे हैं? लंबेपन को क्या कर रहे हैं बेटा? नियंत्रित कर रहे हैं। तो यह है जो आपने ये टीटी लिखा है ना, इस टीटी को क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। है ये जीन, लेकिन इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? एलील शब्द का उपयोग करते हैं। यानी जीन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। जीन को ही क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। तो समझ लेना, जीन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है बेटा? एलील कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ये दो प्रकार के होते हैं। एलील कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक तो समयुग्मनजी, और एक होता है विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी, एक तो होता है बेटा समयुग्मनजी, अरे एक क्या होता है बेटा? विषम युग्मनजी होता है। समयुग्मनजी का मतलब यह हो गया कि ये दोनों जोड़े जो है ना वो क्या हो बेटा? समान हो। इसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनजी। जैसे बोना, बोना में भी देखो आप छोटा टी है या नहीं? तो ये दोनों जो आपने एलील लिखे हैं, ये दोनों एलील समान है या नहीं? ये दोनों समान है या नहीं? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? समयुग्म विकल्प। लेकिन विषम युग्म विकल्पी, जैसे आपने ये कहा मध्यवर्ती हमको प्राप्त होता है, ठीक है, मध्यवर्ती जो प्राप्त हुआ यानी टी और टी, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? विषम युग्म। क्या कहते हैं बेटा? विषम युग्म। तो ये कारक समझ गए बेटा? कारक समझ गए? कारक क्या होते हैं? कारक आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये जोड़ों में रहते हैं। एक कारक एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक कारक जो है वो एक ही लक्षण लेके जाएगा। बाद में जो जॉनसन नाम आया, जॉनसन साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया? इस कारक का नाम बदल के क्या रख दिया? जीन रख दिया। और इसकी परिभाषा चेंज हो गई। क्या परिभाषा रखी? गुणसूत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं। जीन पाए कहाँ जाते हैं बेटा? गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जीन जो है, ठीक है, इनके दो जीनों को हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक जीन जो है एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है जीनों के लिए, उन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं, यानी युग्म विकल्प। ठीक है, अब ये दो प्रकार के, यदि वो दोनों जो चिन्ह है वो समान है तो समयुग्म विकल्प, और वो दोनों समान है तो वो विषम युग्म विकल्प भी कहलाते हैं। समझ गए बात को? समझ गए? इतनी बात क्लियर होगी। तो मेंडल की शब्दावली में हम पहला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, वो क्या है बेटा? कारक है। क्लियर है? आगे हम बात दूसरे शब्द की, कि दूसरा शब्द क्या है। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या है बेटा? जीनो टाइप, ठीक है, और तीसरा है जीनो टाइप। ठीक है, एक है जीनोटाइप और एक क्या है बेटा? फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या होगा बेटा कि कोई भी जीव है, उसकी अगर आप जीनीय संरचना को देखते हो, ठीक है, कौन सी संरचना? जीनों की संरचना को अगर देखा जाए, या आप कह सकते हो उस जीव की आंतरिक संरचना को अगर आप देखते हो, ठीक है, आंतरिक संरचना को देखकर जो अनुपात लगाए, मतलब जो अनुपात निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जीन प्रारूप। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जीन प्रारूप। और इसे क्या कहते हैं बेटा? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। ठीक है, जीन प्रारूप का मतलब हो गया कि किसी भी जीव की जीन संरचना को देखना या आंतरिक संरचना को देखना। ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा बेटा? जीनोटाइप। ठीक है,
लेकिन अगर किसी जीव की बाह्य संरचना, फिजिकल संरचना को अगर आप देख कर उसके लक्षण के बारे में बता पा रहे हो, उसका रेशियो निकाल पा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जीवों की ठीक है बाह्य संरचना, बाह्य संरचना के बारे में बताओ क्या कहलाता है बेटा? वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि कोई पौधा है, ठीक है, वो लंबा है। क्या है बेटा? कोई पौधा है, वो लंबा है, लेकिन उसकी जीनो प्रारूप जो है वो इस प्रकार के, किस प्रकार के है? इस प्रकार के। तो अब मुझे भी बताओ, बाहर से तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ये लंबापन है, लेकिन क्या इसके अंदर बोनापन है या नहीं? पौनेपन का लक्षण भी है। तो ये जो पौनेपन का लक्षण है, इससे हम क्या कहते हैं बेटा? कि इसके आंतरिक संरचना को देखने के बाद हमें पता लगा कि इसके अंदर बोनेपन का भी लक्षण है। तो ये जो अनुपात निकलेगा वो कौन सा निकलेगा बेटा? जीनोटाइप अनुपात निकलेगा। बाहर से देखने पर लंबापन है, ठीक है, लेकिन अंदर इसके अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ है? बोनेपन का भी छुपा हुआ है। तो इस संरचना को जब हमने देखा, तो इस संरचना के बाद इसको संरचना को क्या कहा हमने? इसको फिनोटाइप, जीनोटाइप का। तो क्लियर है? जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है कि किसी भी जीव की जीने संरचना अगर आप देखते हो तो जीनोटाइप है, और फिजिकल संरचना का देखे के बारे में पता लगा रहे हो तो वो क्या कहलाता है बेटा? फिनोटाइप कहलाता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे हो गए मेंडल से संबंधित जो शब्दावलियां थी, ठीक है, समझने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एक दो बातें और याद है F1 पीडी और F2 पीडी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। F1 पीडी और F2 पीडी के बारे में। F1 पीडी क्या होती है? इसे कहते हैं बेटा प्रथम संतानीय पीढ़ी। क्या कहते हैं बेटा? प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी का मतलब क्या होता है? प्रथम संतानीय पीढ़ी का मतलब यह होता है कि उस पीढ़ी की प्रथम संतान है ना, वही क्या कहलाते हैं? प्रथम संतान। सीधे शब्दों समझना कि जैसे आप ये कह सकते हो कि दादा दादी है, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी से किसने जन्म लिया? पिताजी ने। ठीक है, तो दादा दादी से पिताजी ने जन्म लिया ना, तो दादा दादी के लिए जो है आप ये कहोगे ये प्रथम पीढ़ी होता है। दादा दादी, सॉरी, दादा दादी क्या कहलाती है बेटा? दादा दादी के लिए क्या कहलाते हैं? प्रथम पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, और पिताजी से क्या है? पिताजी और माताजी, इनसे हमने जन्म लिया संतान, तो संतान क्या कहलाएगी? दादा दादी के लिए सेकंड पीढ़ी। ठीक है, लेकिन पिताजी के लिए ये क्या कहलाएगी बेटा? प्रथम पीढ़ी कहलाएगी। तो याद रखना है कि बेटा बेटी, एक सिंपल शब्द, एक ट्रिक याद रखना, बेटा बेटी तो क्या कहलाते हैं बेटा? प्रथम पीढ़ी, और पोता पोती क्या कहलाते हैं बेटा? द्वितीय पीढ़ी। यानी दादा दादी से पिताजी ने जन्म लिया तो दादा दादी का बेटा कौन हुआ? पिताजी हुए। ठीक है, और पिताजी और माताजी से हमने जन्म लिया तो हम माता पिता के लिए क्या होंगे बेटा? प्रथम पीढ़ी होगा। लेकिन दादाजी के लिए हम क्या हो जाते हैं बेटा? सेकंड पीढ़ी हो जाती है, और हमसे जो उत्पन्न संतान होगी वो माता पिता के लिए क्या हो जाएगी? सेकंड पीढ़ी हो जाएगी, और दादा दादी के लिए थर्ड पीढ़ी हो जाएगी। तो समझ गए बात को कि F1 पीढ़ी क्या कहलाती है? प्रथम संतान पीढ़ी को हम क्या कहते हैं बेटा? F1 पीढ़ी कहते हैं। समझ गए बात को? आगे याद करते हैं। F2 पीढ़ी यानी द्वितीय संतान पीढ़ी हमारी क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, चलो ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारे सारे के सारे जो है आप ये कह सकते हो सारी सारी शब्दावलियां जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल के इतिहास के बारे में, जानते हैं कि मेंडल ने कहाँ जन्म लिया है, ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, उन सब के बारे में हम मेंडल के इतिहास के बारे में। मेंडल का इतिहास, मेंडल का क्या इतिहास रहा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो याद रखना है बेटा, इनका जन्म जो हुआ है, जन्म वो कहाँ हुआ है? याद रखना 22 जुलाई। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को क्या हुआ बेटा? मेंडल का क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। ठीक है, गांव का नाम है सिलिसिया, सिलिसिया गांव
हेजेनड्रो प्रांत, ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ बेटा? ऑस्ट्रिया देश। तो याद रखना है आप कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? सिलिसिया गांव में हुआ है। हेजेंड्रो प्रांत है, ब्रून शहर है, ऑस्ट्रिया देश के अंदर इनका जन्म हुआ। ये यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ इनका जन्म, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं हुई। कहाँ हुई है बेटा? गांव में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई, ठीक है। अब उच्च शिक्षा के लिए इन कहाँ चले गए थे बेटा? वियना विश्वविद्यालय चले गए थे, ठीक है। हाँ, इतनी बात और याद रखनी है, इनको जो डिग्री प्राप्त हुई 1842 के अंदर, यानी 20 वर्ष के अंदर जो है इन्होंने डिग्री धारण की। कौन सी डिग्री धारण की बेटा? याद रखना है आपको, दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र की इन्होंने क्या की बेटा? डिग्री प्राप्त की, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि इन्होंने प्रयोग कब अपने जीवन काल में मटर पर इन्होंने क्या किया था बेटा? प्रयोग किए थे। प्रयोग कब किए थे? तो 1856 से 57 में इन्होंने मटर का प्रयोग किया। कौन सी मटर पर? उद्यान मटर पर प्रयोग किया। उद्यान मटर, इसका वैज्ञानिक नाम है बेटा पाइसम सेटाइव। सेटाइव क्या नाम है बेटा? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइव। इस पर इन्होंने अपने प्रयोग, ये प्रयोग जो है बेटा कितने वर्ष तक चले? 7 से 8 वर्षों तक क्या चले बेटा? ये प्रयोग चले, ठीक है। और ये प्रयोग कब समाप्त हुए बेटा? तो समाप्त कब हुए? 1863 64 में ये क्या हो गया बेटा? प्रयोग समाप्त हो गए, ठीक है। लेकिन इन्हें प्रकाशित करते तक, ठीक है, इन्हें 10 वर्ष लग गए थे बेटा, ठीक है। इन्होंने 1866 के अंदर अपने प्रयोग जो है प्रकाशित किए। प्रयोग प्रकाशित किए। प्रयोग कौन से अखबार में प्रकाशित किए? तो याद रखना, इन्होंने अपने प्रयोग जो है एक वहां की ब्रूसेल के वार्षिक पत्रिका है जिस पर इन्होंने अपने प्रयोग प्रकाशित किए थे, उसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचर हिस्ट्री नाम से एक वार्षिक पत्रिका थी। इस पर इन्होंने इस पत्रिका में अपने प्रयोग प्रकाशित किए। इन्होंने अपनी पत्रिका का जो शीर्षक, अपने प्रयोगों का जो शीर्षक रखा, वो रखा था इन्होंने, शीर्षक क्या रखा था? पादप पर संकरण। पादप पर संकरण नाम से इन्होंने क्या किया बेटा? अपने प्रयोग प्रकाश के। बाद में जब बेटसन आए, उन्होंने इस पादप पर संकरण को हटाकर क्या नाम दे दिया? इसकी जगह आनुवांशिक का नाम दे दिया, यानी जेनेटिक शब्द दे दिया। बाद में इसी शब्द को चेंज कर क्या नाम रखा गया बेटा? जेनेटिक्स रखा गया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है मेंडल के इतिहास। देहांत कब हुआ इनका? तो देहांत भी आप याद रख लेते हैं, उनका निर्धन, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। निर्धन हुआ इनका 6 जनवरी 1884 में। क्या हो गया बेटा? इनका निर्धन हो गया, यह मर गए। तो इतना एक इतिहास में ये बातें आपको याद रखनी। क्लियर है? उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसके इतिहास के बारे में। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब इसके बारे में देहांत थोड़ा सा और डिटेल जाना। अब देहांत के 16 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 16 वर्ष बाद में 3 साइंटिस्ट आए जिन्हें कहा जाता मेंडलवाद की पुनः खोज करता। क्या कहा जाता? मेंडलवाद के
मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, क्या कहा जाता है? मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। 3 साइंटिस्ट है। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता क्यों? क्योंकि जब तक ये जिंदा थे तब तक इनको इनका श्रेय नहीं मिला था, इनको प्रयोगों को सम्मान नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद में, सन याद रखना है आपको, 90, कौन सा सन याद? 1900 सन आपको याद रखना है। 1900 सन के अंदर जो है 3 साइंटिस्ट आए। एक का नाम है हुगो डीवरीज, हुगो डीवरीज, ठीक है। दूसरे हैं कार्ल कोरेंस, ठीक है। और तीसरे याद रखने हैं आपको सेलमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आए। तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर, आप ये कह सकते हो कि तीनों साइंटिस्टों ने जो है अलग अलग जगह पर क्या किए, मटर पे ही प्रयोग किए, और एक साथ इन्होंने इस सन के अंदर जो है एक साथ अपने प्रयोग प्रकाशित किए, और कहा कि मेंडल ने जो 34 वर्ष पहले जो है, ठीक है, अपने प्रयोग के 34 वर्ष, ठीक है, तो 34 वर्ष पहले या मृत्यु के 16 वर्ष पहले की बात आप कह दो, ठीक है, उस समय ही इन्होंने क्या किया था, मेंडल ये जो जितने हमने कार्य किए हैं वो कार्य उस समय ही इन्होंने कर दिए थे, और मेंडल ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सत्य साबित है, ठीक है। इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता बेटा? मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता या मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता के रूप में इनको जाना जाता। इतनी बात याद। हुगो डीवरीज के बारे में आप आगे भी जानकारी प्राप्त करोगे, क्योंकि इन्होंने ही जो है इवनिंग प्रिमरोज पादप पर जो है वह क्या किया था बेटा? उत्परिवर्तन की खोज की थी, वर्तन की खोज की थी, ठीक है। उत्परिवर्तन की खोज इन्होंने की थी, ये अपन समझेंगे, ठीक है। कार्ल कोरेंस का भी हम बात करेंगे। कार्ल कोरेंस ने मैराथन जलापा के अंदर जो है अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताया था, अपूर्ण प्रभाविता। ये आगे अपन जानेंगे कि इन दोनों ने आगे क्या किया। ये हुगो डीवरीज ने जो है आप ये कह सकते हो कि म्यूटेशन के बारे में बताया, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जो है कार्ल कोरेंस ने बताया था। आगे जाकर इसको समझेंगे अपन, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्टों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल की असफलता के कारण, कि मेंडल सफल कैसे हुए और मेंडल असफल कैसे हुए। दोनों ही चीजें आपको मेंडल की सफलता के कारण देखो, ताकि कारण मेंडल सफल किस प्रकार से हो पाए? तो 2-3 कारण रहे। पहला कारण याद रखना, मटर पे क्या आता है बेटा? पहले से प्रयोग किए गए थे मटर पर, कोई मैटर नहीं, मटर पर पहले से ही प्रयोग किए हुए थे, पहले से क्या किए हुए थे बेटा? मटर पर प्रयोग किए हुए थे, ठीक है। तो वहां से इनको क्या मिल गई? हेल्प मिल गई, सहायता मिल गई। दूसरी बात, इन्होंने प्रत्येक लक्षण का अलग अलग अध्ययन किया। इन्होंने प्रत्येक लक्षण का क्या किया बेटा? अलग अलग अध्ययन किया, अलग अलग अध्ययन किया, ठीक है। और प्रत्येक अध्ययन का जो है आप ये कह सकते हो इसका रिकॉर्ड भी रखा इन्होंने, ठीक है। जो अध्ययन किया इसका क्या किया बेटा? रिकॉर्ड भी रखा। और क्या बात हो सकती है? याद रखना, मेंडल के जो भाग्य है, भाग्य वह दूरदर्शिता ताने भी साथ दिए। भाई एक तो लक्ष्य साथ रहा, एक दूरदर्शिता का मतलब यह हो गया बेटा जो उसने सोचा, ठीक है, वो उसके साथ हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दूरदर्शिता। क्या जैसे इन्होंने सोचा कि इसका प्रयोग कराने पर मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, और वह उनको प्राप्त
हो गया है। तो यही याद रखना है बेटा कि मेंडल की सफलता के ये कारण है। और असफलता के क्या कारण है, तो असफलता के कारण भी देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, असफलता के कारण ध्यान रखना। ठीक है, असफलता के कारण में क्या याद रखोगे कि जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे ना बेटा, या मेंडल ने जब प्रयोग प्रकाशित किए थे, उस समय जो है एक साइंटिस्ट है बेटा चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है बेटा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये डार्विन साहब जो है वो क्या कर रहे थे बेटा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में क्या कर रहे थे बेटा, खोज कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इसके बारे में हम जैव विकास के जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में, इनके सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो है विकिरणीय अनुकूलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत पढ़ेंगे इनका। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन क्या कर रहे थे बेटा कि ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में खोज कर रहे हैं। तो सभी लोगों का ध्यान किस तरफ था बेटा, चार्ल्स डार्विन की तरफ था, मेंडल की ओर गया ही नहीं। तो पहले कारण तो ये याद रखना कि उस समय जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन जो है जीवन की उत्पत्ति कर रहे थे, इस कारण से मेंडल के प्रयोगों को किसी ने देखा नहीं। दूसरी बात जो है, मेंडल ने जो है बेटा, मेंडल ने अपने जो प्रयोग है वो स्टैटिक्स में प्रकाशित किए, यानी सांख्यिकी में। सांख्यिकी में क्या किया बेटा, इन्होंने अपने प्रयोग प्रकाशित किए। तो सांख्यिकी में इन्होंने अपने प्रयोग प्रकाशित किए ना बेटा, स्टैटिक्स में अपने प्रयोग प्रकाशित किए। तो उस समय जो है स्टैटिक्स उस वहां के लोगों या जो वैज्ञानिक थे उनके समझ के क्या थी बेटा, परे थी। इस कारण से क्या नहीं हो पाया कि लोग इनके प्रयोगों को समझ नहीं पाए। इन्होंने गणित और विज्ञान का ऐसा समावेश किया कि वहां के जो वैज्ञानिक थे, उस समय के वैज्ञानिक या फिर उस समय के जो लोग थे, वो इन प्रयोगों को समझ नहीं पाए। इस कारण से क्या हो गया बेटा, मेंडल असफल हो गए। तो याद रखना सफलता के कारण ये है और असफलता के कारण ये है। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना और कौन कौन से लक्षणों का मेंडल ने मटर के पौधे के कौन कौन से ऐसे लक्षण थे वो चुने। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, तो मटर का पौधा चुनने के लिए, एक मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है, मटर का चुनाव। ठीक है, मटर का ही चुनाव क्यों किया मेंडल ने, तो मटर का चुनाव करने का कई सारे कारण है। क्या क्या कारण है, पहला कारण याद रखना है, मटर एक वर्षीय पादप है बेटा। क्या है बेटा, एक वर्षीय, एक वर्षीय पादप है। जब एक वर्षीय पादप है तो इसका जीवन काल भी बेटा क्या है, छोटा। कितना वर्ष का हो, याद रखना 3 से 4 महीने का। कितने महीने का है, 3 से 4 महीने का है। इसलिए इसकी जो है 3-4 पीढ़ियां हम एक वर्ष में ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रयोग होंगे, ज्यादा लक्षणों के बारे में हम ज्यादा लक्षणों के बारे में जो है कम समय में हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मटर का पौधा चुना। दूसरी बात, मटर का पौधा छोटा होता है। ठीक है, छोटा होने के कारण जो है कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। मटर का तीसरा कारण क्या है, मटर का जो पुष्प है वो क्या होता है बेटा, आकर्षक होता है, वो बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षक, वो बड़ा होता है। इसीलिए इसको देखने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये बातें याद रखनी। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, ये एक स्वपरागित पसंद, गित पसंद। क्या है बेटा, स्वपरागित फसल है, इसलिए हमेशा शुद्ध लक्षणों का ही समावेश होगा।
इसमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। स्वपरागित फसलों में हम परपरागण भी करवा सकते हैं। 5% परपरागण होने की संभावना भी इनमें होती ही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि मटर का चुनाव क्यों। अब कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लक्षण कौन कौन से थे, तो लक्षण यहाँ याद रखते हैं। लक्षण क्या क्या थे याद रखना है बेटा। इन्होंने 7 तो लक्षण चुने, ठीक है, और जो किस्में चुनी वो 14 किस्में चुनी थी। लक्षण कितने चुने थे बेटा, 7। लक्षण कितने थे, 7। किस्में कितनी थी, 14। इसमें से कुछ तो प्रभावी थे, कुछ अप्रभावी। अब ये प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, इसको आगे जाकर हम समझेंगे। ठीक है, तो लक्षण कौन कौन से थे, लक्षण कौन से थे, तो याद रखना पौधे की लंबाई क्या थी बेटा, पौधे की लंबाई, ठीक है, या ऊंचाई, ऊंचाई। दूसरा क्या याद रखना है आपको, ठीक है, दूसरा याद रखना है पुष्प की स्थिति, और तीसरा याद रखना है पुष्प का रंग। चौथा याद रखना है आपको पुष्प याद, अब फल याद रखो, ठीक। फल का आकार, और पांचवा याद रखना है आपको फल का रंग। अब फल यानी फली, ठीक है, फली लिख लो, ठीक है। छठा आपको याद रखना है बीज का आकार, बीज का आकार, और सातवां याद रखना बीज का, बीज का, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये 7 लक्षण है, सातों लक्षणों के बारे में आपको याद रखना, ठीक है। अब इसकी कितनी किस्में हैं, तो याद रखना है इसकी दो किस्में हैं। एक तो है प्रभावी किस्म है, प्रभावी, और एक क्या है, अप्रभावी किस्म, ठीक है। प्रभावी वो होते हैं जो F1PD में प्रकट होते हैं लक्षण, और जो F1PD में प्रकट नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अभी प्रभावी किस्म कौन सी थी, यानी जो पौधे की लंबाई थी उसके प्रभावी गुण कौन सा था, लंबापन था। कौन सा था बेटा, लंबापन। जबकि अप्रभावी लक्षण जो था वो कौन सा था, बोनापन। कौन सा था बेटा, बोनापन। तो इसकी दो किस्में हो गई, एक तो लंबापन वाली, एक बोनेपन वाली, ठीक है। फिर पुष्प की स्थिति, तो यहां याद रखना है ककस्थ व अग्रस्त, ये लीजिए दो किस्में। पुष्प का रंग, तो रंग जो है लाल भी है और बैंगनी भी है, ठीक है, और इसके अलावा सफेद कर दो, ये लीजिए। फली का आकार की बात करो तो फूली हुई होती है और सिकुड़ी हुई होती है, पिचकी हुई होती है। फली का रंग मानो तो फली का रंग जो है हरा, वो पीला होता है। बीज का आकार मानो तो गोल होता है बीज का, ठीक है। और अप्रभावी जो लक्षण है, वो अप्रभावी किस्म कौन सी इसकी, जुरीदार, जुरीदार है। जबकि बीज का रंग की बात करो तो बीज का रंग पीला व हरा हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गई, ये है लक्षण हो गए। कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया, ये 7 लक्षण है। इन सातों लक्षणों का क्या किया, मेंडल ने चुनाव किया। इसकी दो किस्में चुनी, एक तो प्रभावी वाली चुनी थी और एक अप्रभावी वाली चुनी थी। प्रभावी में उन्होंने लक्षण क्या लिया था, पौधे की लंबाई का तो लंबापन लिया था, और अप्रभावी का क्या लिया था, बोनापन लिया था। जबकि पुष्प की स्थिति की बात की जाए तो प्रभावी में क्या लिया था, ककस्थ, और अप्रभावी में अग्रस्त के बारे में इन्होंने जाना, ठीक है, यानी कक्षीय और अक्षीय। इसके बाद पुष्प का रंग की बात की जाए तो लाल रंग या बैंगनी, ठीक है, और अप्रभावी के रूप में इन्होंने क्या लिया बेटा, सफेद। फली का आकार की बात की जाए तो प्रभावी के रूप में फूली हुई ली थी, और अप्रभावी के रूप में पिचकी हुई, सिकुड़ी हुई ली थी। फली का आकार की बात की जाए तो हरा रंग तो इन्होंने प्रभावी के रूप में लिया था, और जो पीला रंग था वह अप्रभावी के रूप में इन्होंने लिया था।
बीज का आकार कर सकते हो, तो गोल जो है प्रभावी के रूप में और जूदीदार जो है अप्रभावी के रूप में रखा, जबकि बीज का रंग जो है पीला तो प्रभावी और हरा जो है अप्रभावी के रूप में रखा। तो ये हमारे सातों के सातों लक्षण ऐसे हैं जिन्होंने इन लक्षणों का ही इन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे और इन्हीं लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हुए एकल पादप संकरण और द्विपादप संकरण के बारे में बताया था। इतनी बात क्लियर हो? ठीक है। अब मेंडल के कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, मेंडल के क्या दिए गए? कुछ नियम दिए गए। ठीक है, और वो नियम जो है वो है इन क्रॉसों पर आधारित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रॉस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन बात करेंगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ? नियम से पहले क्रॉस के बारे में बात करें। पहले हम बात करते हैं पहले क्रॉस के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल पादप संकर संकरण। ठीक है, एकल पादप संकर संकरण के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, एकल पादप संकरण का मतलब ये हो गया कि हमें ये जो 7 विप्रासी लक्षण आपको दिए गए थे, मेंडल ने जो चुने हैं ना उन्हें हम विप्रासी लक्षण कहते हैं। जो 7 लक्षण दिए गए थे उनमें से एक लक्षण का हमको क्या करवाना बेटा? क्रॉस करवाना। इसके बारे में, उसकी दोनों किस्मों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि यह आने वाली पीढ़ी में यह जो है कौन से लक्षण जो है प्रकट हो पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है एकल पादप संकरण में हम एक ही लक्षण का चुनाव करते हुए इनके मध्य क्या करवाते हैं बेटा? इसकी दोनों अलग अलग किस्मों के मध्य क्या करवाते हैं? कि संकरण करवाते हैं। तो मान लीजिए हमने एक लक्षण का चुनाव ले लिया। सबसे पहले ध्यान रखना लक्षण 2 प्रकार के हैं। एक है प्रभावी और एक क्या है? अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी लक्षण के रूप में मैं क्या ले रहा हूं बेटा? प्रभावी लक्षण के रूप में मैं ले रहा हूं पौधे, सॉरी हम पहले लक्षण ले लेते हैं। लक्षण लेते हैं पौधे की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, पहला है लंबापन। सारणी में देखो प्रभावी कौन सा था? लंबापन था। और अप्रभावी कौन सा था? बोलापन था। प्रभावी के लिए हम युग्म विकल्पी कौन सा लेंगे? तो प्रभावी के लिए हम जो युग्म विकल्पी लेंगे वो लेंगे बेटा हम टी। और बोनेपन के लिए हम स्मॉल टी का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक ही जीन जो है एक ही लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हमने यहाँ कोई और अक्षर ले लिया तो इसका मतलब यह हो गया कि इसको दूसरा जीन क्या कर रहा है बेटा? कंट्रोल कर रहा है। इसलिए यहाँ क्या रखेंगे अपन? एक युग्म विकल्पी। यहाँ भी हम एक युग्म विकल्पी, समान युग्म विकल्पी रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? अब इसका क्रॉस करवाना। क्रॉस कैसे करवाएंगे बेटा? कि ये दोनों को हम क्या करेंगे बेटा? एक तरफ पहले इसको वापस लिख दो। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे? इन दोनों को इस तरीके से अलग अलग करेंगे। जब इन दोनों को इस तरीके से अलग अलग करोगे तो आपको क्या होगा बेटा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या करना है? इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाना एक एक बार। कैसे? जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो हमारे को क्या प्राप्त होंगे? ये प्राप्त होंगे। और इसी का क्रॉस वापस इसके साथ करवाओगे तो हमारे को क्या प्राप्त होंगे? इसका क्रॉस इसके साथ तो हमारे को ये प्राप्त होंगे। इसका क्रॉस इसके साथ तो हमारे को ये प्राप्त। तो हमको क्या उनसे पीडी प्राप्त हुई बेटा? F1 पीडी प्राप्त हुई। और F1 पीडी जो है हमेशा कैसे होती है? विषम युग्मज होती है। ये याद रखना, F1 पीडी हमेशा क्या होती है बेटा? विषम युग्मज होते हैं। अब इसमें देखो लंबापन कौन सा? अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। अशुद्ध लंबा। क्यों? क्योंकि अगर हम फिनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? फिनोटाइप देखते हैं तो हमें सारे के सारे लंबेपन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हमें एक एक लक्षण इसके अंदर क्या है? बोनेपन का भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? अशुद्ध लंबा कहलाएगा। मतलब पूर्ण रूप से क्या नहीं है बेटा? ये शुद्ध लंबा नहीं। सारे जीन इसके लंबेपन के नहीं है, कुछ बोनेपन के जीन भी इसके अंदर आए हुए। ठीक है, ये तो हो गए कि F1 पीडी। अब हमें यहाँ तो क्या है कि भाई शुद्ध लंबापन बाहर देखा, लेकिन जब हमें कैसे पता कि इसके अंदर जो है बोनेपन का भी लक्षण छिपा हुआ है? भाई हमें कैसे पता? तो हम क्या करेंगे? पीडीओ का अध्ययन करेंगे। F2 पीडी, F3 पीडी,
कहीं ना कहीं तो इनमें बोनेपन का लक्षण आएगा। या जब बोनेपन का लक्षण आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर, इन संततियों के अंदर बोनेपन का लक्षण भी था। और वो क्या था बेटा? छिपा हुआ था। क्या था बेटा? छिपा हुआ था। तो याद रखते हैं अपन। अब क्या करते हैं? F2PD का, इन दोनों, इन चारों में से इस एक का क्या करते हैं बेटा? F2PD का हम क्या करवाते हैं बेटा? संकरण करवाते हैं। ठीक है, F2PD प्राप्त करेंगे। तो F2PD प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा याद रखना, स्वपरागण करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है बेटा? स्वपरागण करवाना पड़ता है। ठीक है, स्वपरागण आप 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे, या फिर आपने जो हमारी जो वीडियो देखी होगी तो उसके बारे में आप, हमारी कुछ क्लासेस लग रही है जिसमें हम जो है पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ नर ऋषि में मादा। एक मिनट, तो यहाँ ये लीजिए, ठीक है, इसी को नर मान लो और इसी को क्या मान लो बेटा? मादा मान लो। तो यहाँ हम एक चेकर बोर्ड बना रहे हैं। अब इसमें देखो, इसका इसके साथ किया तो टी, इसका इसके साथ किया तो ये टी, और इसका इसके साथ किया तो ये टी, और इसका इसके साथ किया तो ये टी। अब देखो हमको बोनापन का लक्षण दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? दे रहा ना। तो इससे हमें साबित हो गया कि बोनेपन का लक्षण भी हमें दिखाई, मतलब अगली 3 पीढ़ियों में बोनेपन का लक्षण भी है। अब इससे देखो बेटा, जब हमने फिनोटाइप देखा, फिनोटाइप, जब इसका फिनोटाइप देखा तो आपको देखो यहाँ 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 देखो। तो जब हम बाह्य संरचना जब देखते हैं इसकी, बाह्य संरचना आगे आगे के जीन देख लेना, बाह्य संरचना का मतलब आगे के जीन देख लेना आप। जब हमने आगे के जीन देखे तो 3 ऐसे हमें प्राप्त हुए जो लंबेपन थे, और एक क्या प्राप्त हुआ? बोनेपन। तो इसका फिनोटाइप क्या? जीन, हाँ, फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? 3 बातें। लेकिन जीनोटाइप संरचना देखो, जीनोटाइप, ठीक है, जब जीनी संरचना हमने देखी तो देखो बेटा, इन दोनों का देखो, इन दोनों में देखो लंबापन है, लेकिन इन दोनों में एक लंबा और एक बोना है। तो एक ही ऐसा लक्षण है जो पूर्ण रूप से क्या है? लंबा। लेकिन ये क्या है? अशुद्ध लंबे हैं। तो 2 ऐसे हैं जो अशुद्ध लंबे, और एक ऐसा है जो पूर्ण रूप से क्या है बेटा? बोना है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है? एकल पादप संकर। ये क्या है? एकल पादप संकर। अब इस पर आधारित कुछ नियम है, उन नियमों को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हम इस पर आधारित नियमों को पढ़ सकें। अब देखो बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा? इस नियम के अनुसार होता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं बेटा? प्रभावी लक्षण के रूप में जाना जाता है। और जो प्रकट नहीं हो पाते, जो लक्षण प्रकट नहीं होते F1 पीढ़ी के अंदर, नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। समझना कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उन्हें प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उन्हें अप्रभावी कहते हैं। अब ये कैसे सर? देखो, मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि एक मतलब हम दादा और दादी, दादे का जो दादाजी थे उनका कलर हमने क्या लिया बेटा? दादाजी का कलर लिया हमने गोरे। वे दादाजी क्या है? हमारे गोरे हैं। और दादी क्या थी बेटा? काली। इन दोनों से किसने जन्म लिया? पिताजी ने लिया। और पिताजी से बेटा, पिताजी ने क्या किया? विवाह किया। और क्या लाए बेटा? माताजी लाए। इन दोनों से हमने जन्म लिया। मैं लिख देता हूं संतान। यहां क्या लिख देता हूं बेटा? संतान। संतान यानी हम की बात कर रहे हैं। यहां भी ये संतान ही होगी, लेकिन इससे हमें अगली पीढ़ी भी बनानी है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से समझा। अब देखो, दादा और दादी से क्या हुआ कि पिताजी ने जन्म लिया, और नाना नानी से किसने जन्म लिया? माताजी ने जन्म लिया। तो यहां इन दोनों में से, यहां हमने ये कहा कि पिताजी जो थे वो गोरे थे,
माता जी थी जो गोरे थी, ठीक है, जबकि संतान क्या हो गए बेटा, काली। संतान कैसी हो गई बेटा, काली। हम क्या हो गए बेटा, काले हो गए। अब मुझे ये बताओ कि माता जी के सारे, मैंने ये कहा कि जो माता जी हैं इनके पूर्वज जो थे वो सारे गोरे हैं, ठीक है, यहां ये गोरे हैं, यहां ये गोरे, ठीक है, हम कैसे काले? तो हमने कहा कि सर हमारे अंदर क्या आया बेटा, दादी का गुण। तो दादी का गुण तो पिताजी में आया ही नहीं था, तो फिर सीधा संतान में कैसे आया? भाई दादी का गुण पिताजी में जब आया ही नहीं है तो सीधे संतान में कैसे प्रकट हो गया, यानी F2 PD में कैसे प्रकट हो गया ये गुण? कहीं ना कहीं ये है कि बेटा कि पिताजी में दादी के गुण आए थे। क्या हुआ कि पिताजी में दादी के गुण भी आए थे, लेकिन क्या नहीं हो पाया बेटा, प्रकट नहीं हो पाया। यानी इन दोनों के गुण पिताजी में आए हैं, 50% इधर से आते हैं और 50% इधर से आते ही है, ठीक है। तो इसके गुण भी आए और इनके गुण भी, दोनों के गुण जो है पिताजी में आए थे, यानी कोहरेपन का भी आया, कालेपन का भी लक्षण इनके अंदर प्रकट हो पाया। लेकिन क्या है बेटा कि गोरेपन का लक्षण जो है F1 PD में या पिताजी में क्या हो गया बेटा, प्रकट हो गया, और कालेपन का लक्षण जो है वह प्रकट नहीं हो पाया, वह छिप गया। गोरेपन के पीछे क्या हो गया बेटा, छिप गया। और जब पिताजी और माताजी के मध्य संकरण हुआ, उनसे हमने जन्म लिया, तो वो छिपा हुआ जो लक्षण था वो हमारे अंदर प्रभावी रूप से क्या हो गया बेटा, प्रकट हो गया। यानी यहाँ अब जो ये लक्षण रहे हैं ये लक्षण अप्रभावी लक्षण रहे, ये भी अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण कौन सा रहा, काला। जबकि इन दोनों के लिए प्रभावी लक्षण क्या रहा बेटा, ये वाला। यानी वो लक्षण जो F1 PD में प्रकट हो रहा है, इन दोनों के लिए F1 PD कौन सा है, पिताजी है, और पिताजी में कौन सा लक्षण आया, गोरेपन का, तो गोरापन क्या होगा, प्रभावी। इन दोनों के लिए F1 PD कौन सी है, ये वाली है, और इनमें कौन सा है, काला। तो इन दोनों का क्या हो गया बेटा, अप्रभावी हो गया, गोरापन अप्रभावी हो गया, और कालापन यानी दादी का जो रंग था वो रंग इसमें प्रकट हो गया। इस कारण से जो है दादी का रंग अब क्या हो गया बेटा, प्रभावी हो गया। तो समझना कि F1 PD में जो लक्षण आ जाते हैं वो प्रभावी होते हैं, जो लक्षण नहीं आ पाते वो क्या कहलाते हैं बेटा, अप्रभावी कहलाते हैं। इसी चीज को हम एक क्रॉस के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए एक उदाहरण के माध्यम से। अब हम हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है, पौधे की लंबाई का हमने लक्षण लिया, क्या लिया बेटा, पौधे की लंबाई का हमने लक्षण लिया, ठीक है। इसमें हमने प्रभावी माना और एक माना अप्रभावी। अब मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, प्रभावी, कौन सा, लंबा पन, ठीक है, लंबा पन। जबकि बोनापन हम मान लेते हैं, अभी मान, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी, मान लेते हैं कि लंबापन क्या हुआ, प्रभावी है, और ये क्या है बेटा, अप्रभावी। जब हमने इसको माना तो इसके एलिल लिख दो आप, ये दोनों एलिल लिख लिए। इन दोनों को जब आप अलग करोगे, इनके मध्य जब क्रॉस करवाओगे, इसका इसका मध्य, तो आपको चारों संतानें जो है वह इस प्रकार की प्राप्त होगी, यानी लंबेपन, अशुद्ध लंबेपन, अशुद्ध लंबा, ठीक है। लंबा प्रकट होगा नहीं होगा, अशुद्ध लंबा, ठीक है। तो अशुद्ध लंबा प्रकट हुआ, यानी पर F1 PD में जो ये F1 PD हमारी प्राप्त हुई, ये F1 PD में कौन सा लक्षण आया, लंबेपन का लक्षण है। आप देखो लंबेपन का लक्षण आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो लंबापन क्या होगा बेटा, प्रभावी होगा, और बोनापन क्या होगा बेटा, अप्रभावी होगा। ये है हमारा प्रवाहित। तो प्रवाहित का नियम सिंपल से शब्दों में समझना कि जो लक्षण F1 PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। लक्षण प्रकट नहीं होते, लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रभावी। तो ये हमारा पहला, ठीक है।
अब हमारा है बेटा अगला नियम पृथक्करण का नियम, या इसे हम विसंयोजन का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम भी हम क्या कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस नियम के तीन नाम है। एक है पृथक्करण का नियम, एक है युग्मक की शुद्धता का नियम और एक है विसंयोजन का। इस नियम के अनुसार क्या होते हैं बेटा कि युग्मक हमेशा या जीन हमेशा क्या होते हैं बेटा, जोड़ों में रहते हैं। क्या रहते हैं, जीन हमेशा जोड़ों में रहते हैं, लेकिन जब भी अगली पीढ़ी में जाएंगे तो ये अलग अलग होकर जाएंगे। क्या होकर जाएंगे बेटा, अलग अलग होकर जाएंगे और स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को क्या करेंगे बेटा, प्रकट करेंगे। यानी ये आपस में मिश्रित नहीं होते, साथ होते हुए भी क्या नहीं होते बेटा, मिश्रित नहीं होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक हमेशा शुद्ध रहते हैं, अलग अलग होकर जाते हैं, इसलिए पृथक्करण का नियम भी इन्हें कहते हैं। अब विसंयोजन का नियम क्यों कहते हैं, इस चीज को भी हम समझेंगे कि भाई इसे विसंयोजन का नियम भी क्यों कहते हैं। तो याद रखना है कि युग्मक साथ साथ होते हुए, याद रखना है सॉरी, जीन के दोनों एलील साथ साथ होते हुए भी क्या होते हैं बेटा, साथ साथ होते हुए भी क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, मिश्रित नहीं हो पाते। इसे हम क्या कहते हैं, यानी युग्मक हमेशा शुद्ध रहते हैं। यानी युग्मक जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, युग्मक हमेशा हमेशा क्या रहते हैं बेटा, शुद्ध रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा शुद्ध रहते हैं। और अगली पीढ़ी में जो है, अगली पीढ़ी में अलग अलग होकर जाते हैं। अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा, एक क्रॉस करने के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, एक क्रॉस करके समझते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। समझना बात को कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लक्षण है, ये कोई एक लक्षण है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां ये लक्षण अलग हुए, ये दोनों अलग हुए, और इसने इसके साथ क्रॉस किया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ। इस प्रकार से हमें ये पीढ़ियां प्राप्त F1 प्राप्त हुई नहीं। इस प्रकार से हमें 4 पीढ़ियां प्राप्त हुई अशुद्ध F1 पीढ़ी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां दोनों लक्षण अलग अलग हो गए, हुए नहीं हुए, हो गए, दोनों लक्षण अलग अलग होकर यहां। अब F2 पीढ़ी देखो, इसकी F2 पीढ़ी निकालते हैं। F2 पीढ़ी आपको निकालना सिखाया है मैंने कि इसके अंदर 100 परागण करवाते हैं, तो 100 परागण में हम इसी के अंदर क्या करवाते हैं बेटा, संकरण करवाते हैं। जब इसका संकरण यहां करवाया और इसका संकरण यहां करवाया, इसका संकरण यहां करवाया और इसका संकरण यहां करवाया, तो हमें ये प्राप्त। तो यहां देखो बेटा कि यह अपना लक्षण प्रकट कर, यहां दोनों मिश्रित हुए, दोनों के दोनों मिश्रित हो गए, यानी लंबापन और बोनापन दोनों मिश्रित हो गए। लेकिन जब F2 पीढ़ी आई तो लंबेपन ने अपना लक्षण प्रकट किया और बोनेपन ने अपना लक्षण प्रकट किया। अर्थात युग्मक हमेशा क्या रहे बेटा, शुद्ध रहे और अगली पीढ़ी में अलग अलग होकर जाते। ये अलग अलग होकर गए नहीं गए बेटा, अलग अलग होकर प्रकट हो रही है। अब इसे विसंयोजन का नियम क्यों कहते हैं, यानी दोबारा सम्मिलन। ये संयोजन का मतलब क्या होता, दोबारा सम्मिलन। देखो बेटा, यहां यह थे, यहां इस प्रकार के हमारे एलील है या नहीं है। अब इन दोनों एलील को देखना बेटा, दोनों एलील को देखना, जहां ये दोनों एलील अलग अलग होकर बिछड़ गए, यानी इसका इसमें मिश्रण हो गया, इसका इसमें मिश्रण हो गया, लेकिन यह अगली पीढ़ी में वापस ऐसे के ऐसे वापस मिल गए, यानी दोबारा से इनका क्या हो गया बेटा, संयोग हो गया, यानी दोबारा से ये मिले, सेम ऐसे यहाँ बिछड़े और वापस ये यहाँ मिल गए। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है।
समझ गए बात को। इसे विसंयोजन का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ दोबारा से ये मिलता है। युग्मक की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं कि ये साथ साथ होते हुए भी अगली पीढ़ी में क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र रूप से प्रकट हो, यानी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, अपने लक्षण एक दूसरे में मिश्रित नहीं करते हैं। पृथक्करण का नियम ये कहता है क्योंकि भाई ये अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो ये समझ गए होंगे युग्मक की शुद्धता का नियम और पृथक्करण के नियम के बारे में। यानी से एक तरीके से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो याद रखना, युग्मक की शुद्धता का नियम में कहते हैं कि युग्मक जोड़ों में रहते हैं, ये जोड़ों में है या नहीं, जोड़े में है, ये जोड़े में है या नहीं, जोड़े में है, लेकिन जब भी इन्हें अपना लक्षण प्रकट करना होगा तो ये लंबापन वाला अपना लक्षण प्रकट करेगा और ये मोनेपन वाला अपना लक्षण प्रकट करेगा, ये आपस में मिश्रित नहीं हो पाते, जैसा आपने यहाँ देखा था। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मक साथ साथ होते हैं भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, और युग्मक हमेशा क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। समझ गए बात को। अब अगला हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम जानेंगे। अगला क्रॉस कौन सा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। द्विपादप संकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम बात करते हैं, द्विपादप संकर संकरण के बारे में। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपने कितने लक्षण का चुनाव किया था, एक लक्षण का चुनाव किया था। तो डाई में हम कितने लक्षण का चुनाव करेंगे बेटा, दो लक्षण का चुनाव करेंगे। कितने लक्षण का चुनाव करेंगे, दो लक्षण का चुनाव करेंगे। जैसे बात करते हैं अपन कि मान लीजिए यहां मैंने लक्षण लिए, क्या लिए बेटा, लक्षण। ठीक है, पहला लक्षण दो प्रकार के, एक है प्रभावी और एक क्या है बेटा, अप्रभावी। क्या है बेटा, अप्रभावी। एक तो प्रभावी लक्षण है और एक कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में कौन सा आ रहा है बेटा, कि मान लीजिए मैं ले रहा हूं बीज का आकार, बीज का आकार। ठीक है, बीज का आकार प्रभावी कौन सा था, गोल था। क्या था बेटा, गोल। ठीक है, और अप्रभावी कौन सा था, झुर्रीदार था, झुर्री। क्या था बेटा, झुर्रीदार था। गोल को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, आर से, रॉस, और झुर्रीदार को हम स्मॉल आर से। इसे कैपिटल से करेंगे, इसे स्मॉल से। दूसरा लक्षण, ये तो हमारा पहला लक्षण हो गया। अब दूसरा लक्षण लेते हैं। दूसरा लक्षण कौन सा हो गया बेटा, तो बीज का रंग ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, बीज का रंग लेते हैं। अब बीज का रंग लेके देखते हैं, बीज का रंग। तो बीज का रंग कौन सा था हमारा, सर पीला और हरा था। बीज का रंग कौन सा था बेटा, पीला और हरा। तो पीले को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पीले रंग को, तो पीले रंग को हम सर प्रदर्शित करेंगे येलो से, और इसे हम किससे करेंगे, स्मॉल येलो से। करेंगे नहीं करेंगे, इसे कैपिटल से कर देंगे, इसे स्मॉल से। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, क्रॉस करना। दो लक्षण ले रहे हैं, दो लक्षण ले लिए, दोनों का हम एक साथ लिख देते हैं। दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, गोल प्रभावी कौन कौन से, गोल और पीला है, यानी आर आर वाई वाई। इन दोनों को लिख दो झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा, यानी आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल। ये हमने लिख दिया। यहां तक समझने में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने लक्षणों को यहाँ लिख दिया है, उनके एलील भी हमने क्या कर दी है, रख दी उनके साथ। क्लियर। अब जो है इसका क्रॉस करवाने का कार्य, तो ध्यान से क्या किया बेटा, मिटा दे हमने दो। एक तो सम युग्म में जी हमने क्या लिए बेटा, आर आर वाई वाई, और एक सम युग्म में जी हमने लिए स्मॉल आर आर
और स्मॉल y। अब क्या करना है बेटा, अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, अलग अलग करना है। कैसे अलग करोगे, ये इन दोनों को कैसे अलग करोगे, जैसे उसको अलग किया था हमने, एक लक्षण था तो क्या किया था, एक लक्षण था, मान लीजिए एक लक्षण, इन दोनों को अलग कैसे करोगे, यहाँ r लिख देंगे, यहाँ r लिख देंगे। तो इन दोनों को कैसे अलग करोगे, यहाँ y लिख दो, यहाँ y लिख दो, दोनों अलग अलग हो गए। इसको भी अलग करके देखो, ये लीजिए सर, यहाँ r यहाँ r, इन दोनों को इसके साथ y में कर दो, इसके साथ स्मॉल y को कर दो, दोनों y हो गए। अब इन दोनों का आपस में क्या करवा दो बेटा, क्रॉस करवा दो। कैसे, इसका क्रॉस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, इसका क्रॉस जो है इसके साथ करवाना, और इसका इसी का क्रॉस जो है एक बार इसके साथ भी करवाना है, वापस इसका क्रॉस इसके साथ करवाओ, ये लीजिए, और वापस इसका क्रॉस इसके साथ। तो आपको 4 प्रकार के एलील प्राप्त होंगे। चारों प्रकार के एलील में क्या क्या प्राप्त होगा, जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो एक तो हमारा कैपिटल आर था, और इधर देखो स्मॉल आर था इसके साथ, यहाँ क्या है बेटा कैपिटल वाई, और यहाँ क्या है स्मॉल वाई। हमें सारे के सारे यही प्राप्त होने वाले हैं, क्रॉस करवा के देख लेना, हमें सारे के सारे क्या प्राप्त होने वाले, ऐसे ही प्राप्त होने वाले। तो हमारे जो F1 PD प्राप्त हुई, ये F1 PD जो है वो विषम युग्मनज प्राप्त हुई। कैसी प्राप्त हुई बेटा, विषम युग्मनज F1 PD हमारे को प्राप्त हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, अब क्या करेंगे सर, अब हम जो है F2 PD तैयार करें। तो F2 PD के लिए मैंने पहले से बताया कि इसमें क्या करवाते बेटा, स्वपरागण करवाते। क्या करवाते बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते। क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें एक चेकर बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो चेकर बोर्ड हम बनाते हैं, F1 PD तैयार होगी। अब F1 PD से हम क्या तैयार करते हैं बेटा, F2 PD। ठीक है, पहले उसको जो ये इधर है F1 PD को इधर लिख देते हैं अपन। ठीक है, मैं शॉर्ट माध्यम से लिख देता हूँ, समझ जाना आप, जो आपको पहले लिखाई है वही यहाँ है। हमको क्या प्राप्त हो रहा था, ये प्राप्त हो रहा था। इसी F1 PD में हमें क्या करवाना है बेटा, स्वपरागण करवाना है। क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमें जो है F1 PD से F2 PD प्राप्त होती है। F2 PD कैसे प्राप्त होगी, तो याद रखना F2 PD प्राप्त करने के लिए हमें चेकर बोर्ड बनाने पड़ते हैं। क्या करवाने पड़ते हैं बेटा, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड कितने बनाने पड़ेंगे, कितने हैं ये एलील, कितने हैं, 2, 1 2 3 4। ठीक है, तो एलील कितने हो गए, 2 एलील, तो चेकर बोर्ड कितने बनेगा, 4 बनेगा। तैयार है, ये 4 चेकर बोर्ड को, इसमें एक तरफ नर मान लो और एक तरफ क्या मान लो, मादा मान लो। अब इनके एलील लिखने हैं, युग्मक लिखने हैं, तो युग्मक कैसे बनाओगे, इसी का संग्रहण इसके साथ करवाओगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इधर भी इसी को लिख दो। इसका संग्रहण जो है अब इसके साथ करवाओगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इधर भी यही लिख दो। इसका संग्रहण अब इसके साथ करवाओगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इसका इधर लिख दो। और इसका संग्रहण इसके साथ करवाओगे तो हमें ये दोनों ही छोटे या स्मॉल लेटर में प्राप्त होंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे। और अब इनका क्रॉस करवा के देखो, तो क्रॉस करवाओ कैसे करवाओगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो इन दोनों को साथ में लिख दो, इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो इन दोनों को साथ में लिख दो, इसका क्रॉस करवाओगे तो इन दोनों को साथ में लिख दो, और इसका इसके साथ करवाओगे तो इन दोनों को आप साथ में लिख दो, कोई दिक्कत। ऐसे सारे का क्रॉस करवाना है, जब इसका करवाओगे तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ एक एक बार इन सबका एक एक बार क्रॉस। ठीक है, अब इस क्रॉस करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और वह फिनोटाइप, क्लियर है। ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा था, अब साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल दें। फिनोटाइप क्या होगा इसका, 9:3:3:1।
जबकि जीनोटाइप क्या होगा बेटा, 1:, इधर लिख देते नीचे, 1:2:2, 4:1, 1:2:2, 1:2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा बेटा, जीनोटाइप अनुपात होगा। इस प्रकार से जो है ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस भी क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, कौन सा, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम कौन सा है। तो याद रखना, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम जो है स्वतंत्र फोन का नियम का नियम। स्वतंत्र फोन का नियम क्या कहता है बेटा, कि जब भी 2 या 2 से अधिक लक्षण अगर एक साथ प्रवाहित होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही लक्षण एक दूसरे की वंशागति या आने मतलब अगली पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है उसको क्या नहीं करते बेटा, प्रभावित नहीं करते। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्वतंत्र फोन का नियम। अर्थात ये कह सकते हो कि एक लक्षण की वंशागति जो है वो दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जैसे मैंने कहा कि बालों का रंग और त्वचा का रंग, क्या बात कर रहा हूं मैं, बालों का रंग और त्वचा का रंग, ठीक है। अब ये दोनों ही एक साथ अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, मेरी अगली पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, दोनों ही लक्षण क्या कर रहे हैं बेटा, जाने का प्रयास कर। जैसे ये दोनों लक्षण जा रहे हैं तो कभी भी बालों का रंग जो है इस त्वचा के रंग को प्रभावित नहीं करेगा और त्वचा का रंग जो है कभी भी इस बालों के रंग को प्रभावित नहीं करेगा। दोनों ही स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में क्या होंगे बेटा, प्रकट। किसी कारण से बालों का रंग अगर चेंज होता है तो इस बालों के जीनों में ही कोई परिवर्तन के कारण जो है इनका रंग चेंज हुआ या त्वचा का रंग चेंज हुआ, कभी भी इसका प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ेगा। याद रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, स्वतंत्र फोन का नियम। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक लक्षण की वंशागति जो है, लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। समझ गए बात को, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज की क्लास यही हम क्या करेंगे बेटा, समाप्त करेंगे, ठीक है, स्वतंत्र का नियम, ठीक। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना बेटा, आज की क्लास में हमने आनुवांशिकी के कुछ बेसिक जानकारी परिभाषाएं, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होती है, इसके अलावा जो है वेरिएशन क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो है मेंडल का इतिहास पढ़ा हमने, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, कहाँ से कौन सी शिक्षाएं धारण की, उन चीजों के बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो मेंडल के कुछ प्रयोगों के बारे में भी समझा हमने कि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने मटर को चुना, ठीक है, मेंडल सफल कैसे हुआ, असफल कैसे हुआ, ऐसे कई चीजें बातें हमने पढ़ी आज, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो है पढ़ने वाले। यहाँ तक आप 10वीं क्लास के बच्चे भी इसे आराम से देख सकते हैं और 12वीं क्लास के बच्चे तो देखने ही देखना है, ठीक है। तो दोनों के लिए, दोनों क्लासों के लिए क्या है, दोनों बोर्ड क्लासों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। जाने से पहले फिर से बेटा एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, है ना, ये सब्सक्राइब वाला जो बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।